हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका टारगेट विद चंद्रा में। और मैं चंद्रभान आपके सामने बात करने के लिए आया हूं आधुनिक भारत के इतिहास की। आधुनिक भारत के इतिहास की टॉपिक जो पिछली बार हमने पढ़ा था उसमें था बंगाल के गवर्नर, और उसके बारे में हमने पूरा डिटेल से समझा था कितने सारे बंगाल के गवर्नर हुए थे। कुल मिलाकर के व्यक्ति के रूप में देखें तो 6 व्यक्ति बंगाल के गवर्नर रहते हैं। शुरू वाला लॉर्ड क्लाइव था और अंतिम में जो बनता है वो था वारेन हेस्टिंग्स। उसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो है बंगाल के गवर्नर जनरल। बंगाल के गवर्नर जनरल में पहला जो आपको पता ही है कि पहला था वारेन हेस्टिंग्स। 1773 ईस्वी से आपका 1785 ईस्वी तक ये बंगाल का गवर्नर बनता है और अपनी सूझबूझ के साथ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया को काफ़ी धन ये प्राप्त करवाता है, जिस तरीके से लॉर्ड क्लाइव ने किया था। तो वारेन हेस्टिंग्स के बारे में जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो यहाँ पर बोर्ड पर लिखे हुए हैं और इनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, पहला जो बिंदु है 1772 ईस्वी। मैंने लिखा हुआ 1773 से 50 है, लेकिन यहाँ 1772। तो पिछली वीडियो में हमने बताया था कि जब ये बंगाल का गवर्नर था तो उसने द्वैध शासन को समाप्त किया था और 1772 से 1773 ईस्वी तक ये बंगाल का गवर्नर रहता है। लेकिन 1773 में इसको फिर गवर्नर के बाद में एक जो नया पद आता है गवर्नर जनरल, वो बना दिया जाता है वारेन हेस्टिंग्स को। तो मुख्य जो बिंदु हैं जिसमें से बात करेंगे आपका 1773 ईस्वी में बनारस की संधि होती है। तो बनारस की संधि दोस्तों, अवध का नवाब रहता है शुजाउद्दौला, जो कि सफदरजंग का पुत्र था। तो शुजाउद्दौला और वारेन हेस्टिंग्स के बीच में बनारस की संधि होती है और इसके तहत कड़ा और इलाहाबाद के जो क्षेत्र हैं वो वारेन हेस्टिंग्स ने 50 लाख रुपए में शुजाउद्दौला को बेच दिए थे। और इसके साथ साथ रोहिलखंड पर आक्रमण करने की मदद के एवज में भी 40 लाख रुपए वारेन हेस्टिंग्स ने शुजाउद्दौला को सौंपे थे और शुजाउद्दौला ने बाद में रोहिलखंड पर आक्रमण किया भी था, आक्रमण करने में मदद भी की थी। तो इस तरीके से बनारस की संधि से बहुत शुजाउद्दौला का काफ़ी फायदा होता है। हालांकि अंग्रेज कभी भी नहीं चाहते थे कि किसी नवाब या शासक सम्राट को कभी फायदा हो। तो बनारस की संधि में 50 लाख रुपए में बेच दिया गया वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा कड़ा और इलाहाबाद के क्षेत्रों को। तो ये कोई अंग्रेज लेकर के नहीं आए थे, ये तो भारतीयों से जीते हुए क्षेत्र थे जो यहाँ पर कमाया जा रहा था उनके द्वारा। तो ये बनारस की संधि होती है दोस्तों शुजाउद्दौला और आपके वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। तो एग्जाम में पूछ लेता है कि ये बनारस की संधि किसके समय में हुई। इसके बाद 1774 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना होती है, कलकत्ता में होती है। 1774 ईस्वी में होती है और इसके अध्यक्ष व संस्थापक थे विलियम जोन्स। इसको भी हम बता चुके हैं जब हम पढ़ा रहे थे भारत में शिक्षा का विकास, वहाँ पर हमने बताया था। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना विलियम जोन्स के द्वारा की जाती है कलकत्ता में। और उस समय भी भारत का जो बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वो था वारेन हेस्टिंग्स। तो वारेन हेस्टिंग्स और विलियम जोन्स ने मिलकर के एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। और इसमें हमने ये भी पढ़ा था कि भगवद गीता है, अभिज्ञान शाकुंतलम है, इस तरीके के बहुत सारे जो भारतीय साहित्य हैं इनका अनुवाद भी किया गया था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के द्वारा। 1774 ईस्वी में ही रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत, यहाँ पर लिखा हुआ है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत किया के आधार पर कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है और इसके प्रथम न्यायाधीश रहते हैं एलिजा इम्पे। एलिजा इम्पे जो हैं वो प्रथम न्यायाधीश थे कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय के, और इसकी स्थापना जो है वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा की जाती है। अगर हम बात करेंगे 1775 में फैजाबाद की संधि की, तो फैजाबाद जो क्षेत्र है दोस्तों वो आपका लखनऊ के पास में अयोध्या जो है वो फैजाबाद बोलते हैं उसको। तो फैजाबाद की संधि जो थी वो की गई थी आसफउद्दौला के द्वारा। दोस्तों, जो शुजाउद्दौला था जो बनारस संधि की थी उसका पुत्र था आसफउद्दौला, और इसने क्या किया था, फैजाबाद से अपनी राजधानी लखनऊ स्थानांतरित की थी। इस फैजाबाद की संधि में क्या था कि जो नवाब की बेगमें थी और उनकी जो मतलब संपत्ति थी उनकी रक्षा की बात वारेन हेस्टिंग्स ने की थी, लेकिन बाद में जॉन मिडल्टन को भेज करके क्या किया था कि धन मांगना शुरू किया था। तो अवध की बेगमों की संपत्ति की रक्षा का दायित्व जो है वो लिया था वारेन हेस्टिंग्स ने इस संधि के द्वारा। और लेकिन बाद में संधि को ये मानता नहीं है और क्या करता है कि जॉन मिडल्टन को भेज करके अवध की बेगमों से धन वसूलने का काम करता है, और जिसके एवज में बर्क ने बाद में वारेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग भी चलाया था। तो इसी वजह से चलाया गया था। तो फैजाबाद की संधि जो है वो अवध की बेगमों की
संपत्ति की सुरक्षा करने के लिए वारेन हेस्टिंग्स ने की थी, लेकिन वो इस फैजाबाद की संधि को वो मानता नहीं है। आसफुद्दौला के बारे में आपको दोस्तों पता है कि इसने लखनऊ में मुहर्रम मनाने के लिए इमाम बाड़े का निर्माण भी करवाया था। तो ये फैजाबाद की संधि जो है वो आसफुद्दौला की जाती है, जो कि शुजाउद्दौला का पुत्र था। इसके बाद अगला पॉइंट है 1775 ईस्वी में ही नंद कुमार पर महाभियोग, नंद कुमार पर अभियोग। दोस्तों इसकी एक इंटरेस्टिंग कहानी है। नंद कुमार बंगाली संभ्रांत ब्राह्मण था, बहुत अच्छा ब्राह्मण था, और ये जो था जो सिराजुद्दौला था, देखिए शुजाउद्दौला अलग बात हो गई, सिराजुद्दौला जो बंगाल का नवाब था, ये तो अवध का नवाब है। तो सिराजुद्दौला का ये फौजदार हुआ करता था। जिस समय चंद्रनगर जो कि फ्रांसीसियों के अधीन हुआ करता था, वहां पर अंग्रेजों ने जब आक्रमण करने की सोची तो सिराजुद्दौला ने अपने फौजदार नंद कुमार को पहले ही वहां पर भेज दिया था। लेकिन नंद कुमार ने गलती क्या की कि उसने अंग्रेजों से रिश्वत ली, और जब अंग्रेजों की सेना वहां पहुंचती है तो ये अपने आप को अलग कर लेता है, और इस तरीके से अंग्रेजों ने क्या किया कि चंद्रनगर को फ्रांसीसियों से जीत लिया था, उस पर अधिकार कर लिया था। उसके बाद में दोस्तों क्या होता है कि आपको पता है कि 23 जून 1757 ईस्वी को जब प्लासी का युद्ध होता है, जिसमें गद्दारी की जाती है सिराजुद्दौला के साथ में मीर जाफर के द्वारा, और क्या होता है कि प्लासी के युद्ध में वो पराजित हो जाता है। तो और उसके बाद मीर जाफर को क्या बनाया जाता है, मीर जाफर को दोस्तों बंगाल का नवाब बनाया जाता है। अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो नीति यहाँ से ही शुरू कर दी थी। तो फूट डालो राज करो की नीति के तहत मीर जाफर को बनाया जाता है बंगाल का नवाब, जिसने गद्दारी की थी अपने नवाब के साथ में। तो जब मीर जाफर बनता है तो मीर जाफर को भी बाद में क्या करते हैं, इसका दामाद था मीर कासिम, मीर जाफर को हटा करके उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। और मीर कासिम से इतना ज़्यादा धन लूटा जाता है कि धन ना होने के बावजूद भी उससे पैसा मांगा जाता है। वो जब नहीं दे पाता है, विवश हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में युद्ध छिड़ जाता है, और उस युद्ध में मीर कासिम पराजित होता है, और दोबारा फिर मीर जाफर को क्या किया जाता है, यहाँ पर बना दिया जाता है बंगाल का नवाब। अब जब मीर जाफर बंगाल का नवाब बनता है तो वो स्वतंत्र शासक नहीं था, वो अंग्रेजों के अधीन था। ऐसी स्थिति में नंद कुमार को इसने अपना नायब बनाया। जब नंद कुमार को अपना नायब बनाया, सेनापति बनाया, तो नंद कुमार ने, जो कि अंग्रेजों की चाल समझ चुका था कि किस तरीके से अंग्रेज चाल चलते हैं, तो उसने सलाह दी किसको, मीर जाफर को, कि आप ऐसा करो कि जो आपके शाह आलम हैं उनसे क्या करो कि शाही फरमान के द्वारा अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लो, मुक्त कर लो, और अंग्रेजों की जो स्वाधीनता है वो अपने आप खत्म हो जाएगी शाही फरमान के माध्यम से। अंग्रेजों को जब ये बात पता चलती है, वारेन हेस्टिंग्स को जब ये बात पता चलती हो, तो बहुत ही चिढ़ जाता है, वो गुस्सा हो जाता है, और उसने क्या किया कि उसने सोचा कि अब नंद कुमार को पूरी तरीके से खत्म करने की योजना बनाई उसने। अब होता क्या है कि जब मीर जाफर की डेथ हो जाती है तो उसके बाद में उसका पुत्र नजमुद्दौला बनता है शासक, बंगाल का नवाब। नजमुद्दौला ने क्या किया कि इस नंद कुमार को अपना नायब बनाने की सोची, पर वारेन हेस्टिंग्स ने ऐसा होने नहीं दिया, उसने ऐसा नहीं होने दिया। और ऐसी स्थिति में नजमुद्दौला ने रजा खां के नाम से एक व्यक्ति को अपना नायब बनाया। अब वो क्या करते हैं अंग्रेज कि अब फिर लड़वाने के काम करते हैं, नंद कुमार को लालच देते हैं कि हम आपको बंगाल का नायब बनाएंगे, आप जो मोहम्मद रजा है, रजा खां है, उसके खिलाफ आप बात करें, गबन में हमारी मदद करें। वो ऐसा करता भी है, किस लालच में कि बंगाल का नायब बना दिया जाएगा, नवाब नहीं नायब। तो ऐसी स्थिति में वारेन हेस्टिंग्स ने जो बात स्वीकार की थी, जो शर्तें थी, उसके तहत वो काम नहीं करता है, और वो फिर क्या करता है, नंद कुमार का उल्टा विरोध शुरू कर देता है। जब मोहम्मद रजा खां को हटा दिया जाता है तो उसके बाद भी वो लोग मदद नहीं करते नंद कुमार की, और नंद कुमार ने गलती ये की थी कि दोबारा अंग्रेजों पर विश्वास किया था धन के लालच में आकर के, तो वो विरोध करता है ऊपर से। अब ऐसे में ये गुस्सा हो जाता है नंद कुमार, और नंद कुमार ने क्या किया कि वारेन हेस्टिंग्स ने जो अवध की बेगमों से पैसा वसूला था, तो वो अवध की बेगम, अवध जो आपके आसफुद्दौला था उसकी माँ, उसकी दादी से बहू बेगम, और उसकी दादी से, उसकी माँ का नाम बहू बेगम था और उसकी दादी का नाम बुर्रा बेगम था। तो उन दोनों से पैसा जो धन वसूला था, गलत तरीके से वसूला था, तो उसके लिए इसने क्या किया कि परिषद में, कलकत्ता परिषद में उसने एक अर्जी सौंपी कि इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो नंद कुमार जब इस तरीके की कार्रवाई के लिए परिषद में जाता है तो इसकी बात को स्वीकार भी किया जाता है, वारेन हेस्टिंग्स को गलत साबित भी किया जाता है, लेकिन कोई भी दंड का विधान नहीं किया जाता, किसी भी प्रकार की कोई दंड की व्यवस्था या प्रावधान वारेन हेस्टिंग्स के लिए नहीं किया जाता है। ऐसी स्थिति में होता क्या है कि
मोहन प्रसाद नाम का ये व्यक्ति जो 1770 की बात लेकर के आता है और वो अर्जी दाखिल करता है नंद कुमार के खिलाफ कि इसने दीवानी के मामले में गलत दस्तावेजों का इस्तेमाल किया था 1770 ईस्वी में। तो इस तरीके से मोहन प्रसाद ने जब ये अर्जी दाखिल की तो उसके एवज में क्या करते हैं कि जो आपका एलिजा एम्पे था, जो कि वारेन हेस्टिंग्स का बचपन का मित्र था, सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश था, इसने क्या किया कि अपने मित्र की तरफ बोला, ये पक्षपात किया, जबकि न्यायाधीश को इस तरीके का काम नहीं करना चाहिए। इसने क्या किया कि लगभग 7 दिन तक जबरदस्त सुनवाई चलती है और नंद कुमार जो कि गलत नहीं था फिर भी उसको गलत साबित कर दिया जाता है और उसको फांसी की सजा दे दी जाती है। इस तरीके से नंद कुमार को फांसी सुना दी जाती है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर न्याय की हत्या होती है, न्याय की हत्या की जाती है। तो ये जो नंद कुमार पर अभियोग था वो 1775 ईस्वी में और अगस्त 1775 ईस्वी में क्या किया जाता है कि इसको फांसी पर लटका दिया जाता है गलत आरोप लगा करके। तो इस तरीके से यहाँ पर न्याय की हत्या हो गई, न्याय का कोई मतलब ही नहीं रह गया, ऐसा नंद कुमार के साथ में किया जाता है। तो ये जो घटना है वो भी वारेन हेस्टिंग्स के समय की ही है। इसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट की बात करते हैं, ये भी पारित होता है 1784 ईस्वी में। दोस्तों 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमियां थी उनको सुधार करने के लिए तथा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को और सक्षम और उत्तरदायित्व बनाने के लिए ब्रिटेन सरकार ने क्या किया था कि पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया था 1784 ईस्वी में। यहां भी जो शासन था वो पूरी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में नहीं था, बल्कि ब्रिटेन सरकार के हाथों में भी यहाँ पर शासन था, अर्थात हम कह सकते हैं द्वैध शासन था। पिट्स इंडिया एक्ट का नाम पिट्स इसलिए पड़ा चूंकि उस समय वर्तमान जो तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था विलियम पिट। ब्रिटेन के तत्कालीन पीएम प्रधानमंत्री विलियम पिट के नाम पर इस एक्ट का नाम पिट्स इंडिया एक्ट पड़ता है। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं आपको नए मिल रहे होंगे, शायद आपको कहीं कोई किसी ने ना बताया हो। सीधा ये बता देते हैं कि पिट्स इंडिया एक्ट क्या है। हम लोग ददनी प्रथा की बात करें तो इसने एक अच्छा काम किया कि ददनी प्रथा का इसने अंत किया, वारेन हेस्टिंग्स ने। ददनी प्रथा क्या थी कि जो बंगाल के और बिहार के जो किसान थे उनको क्या कि पहले से ही पेशगी जिसको बोलते हैं मतलब एडवांस पैसा दे दिया जाता था और कम पैसा दिया जाता था, जबरदस्ती उनके साथ की जाती थी। और उसके बाद किया जाता था कि उनसे ज़्यादा माल बनवाया जाता था या जमीन में उनके क्या था माल नहीं बनवाया जाता था, जमीन में उनके नील की खेती करवाई जाती थी। एडवांस में पैसा दे करके उनको कर्ज से लाद दिया जाता था और उसके बाद उसके एवज में उनके खेतों में जबरदस्ती नील की खेती की जाती थी। इस प्रथा को ददनी प्रथा नाम दिया गया बिहार और बंगाल में। इस ददनी प्रथा का अंत भी वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा किया जाता है। तो ये कुछ इसने अच्छा काम किया वारेन हेस्टिंग्स ने। इसको न्यायिक सेवा का जनक भी माना जाता है। जैसे कि आपको पता है कि सर्वोत्तम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा कलकत्ता में की जाती है। इसके साथ साथ इसने क्या किया था कि प्रत्येक जिले में एक दीवानी और एक फौजदारी न्यायालय की स्थापना भी की थी। दीवानी और फौजदारी न्यायालय की स्थापना प्रत्येक जिले में और ये करता है, जिसकी वजह से इसको हम न्यायिक सेवा का जनक भी कहते हैं। अगली जो बात है, कलकत्ता में इसने टकसाल भी स्थापित करवाया, अर्थात मुद्राएं ढलवाने का काम भी इसने शुरू किया। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध भी इसके समय में होता है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 ईस्वी में भी वारेन हेस्टिंग्स के समय में होता है। पुरंदर की संधि जो है, पुरंदर जगह है आपका महाराष्ट्र में, ये संधि भी की जाती है वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा 1775 ईस्वी में। इसके बाद अगली जो बात है वो है आपका 1780 ईस्वी में आंग्ल मैसूर का द्वितीय युद्ध होता है। देखिए दोस्तों, आंग्ल मैसूर युद्ध आंग्ल मैसूर या आंग्ल कर्नाटक का द्वितीय युद्ध को समझने के पहले हमको प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध को देखना पड़ेगा। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो होता है वो हैदर अली अंग्रेजों के मध्य में होता है, जिसमें हैदर अली जीत जाता है और मद्रास की संधि होती है। मद्रास की संधि के तहत ये था कि अंग्रेज जो है वो शांति व्यवस्था कायम रखेंगे, युद्ध नहीं होगा। लेकिन ये लोग क्या करते हैं कि मद्रास की संधि को नहीं मानते हैं और पुनः आक्रमण करते हैं। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि हैदर अली जो कि टीपू सुल्तान का पिता था, इसने क्या किया कि मराठों के साथ में मिलकर के एक संघ स्थापित किया। हैदराबाद के निजाम और मराठों के साथ मिलकर के त्रिगुट संघ स्थापित किया और अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया जब किसने, हैदर अली ने। तो बाद में होता है क्या है कि सालबाई की संधि होती है। साल इस युद्ध में पराजित हो जाता है हैदर अली, वो इस
उसका कारण ये था कि सालबाई, जो आपका सालबाई मध्य प्रदेश के ग्वालियर के पास में एक जगह पड़ती है जो कि मराठों के अधीन थी। तो यहाँ पर मराठों और अंग्रेजों के मध्य में सालबाई की संधि होती है। और कब होती है? 1782 ईस्वी में। इस सालबाई संधि के तहत क्या होता है कि जो मराठे थे उन्होंने क्या किया कि हैदर अली का साथ देना छोड़ दिया। हैदर अली जब अकेला पड़ जाता है तो ऐसी स्थिति में वो युद्ध में पराजित हो जाता है। लेकिन उसका पुत्र जो टीपू सुल्तान रहता है उसने युद्ध बंद करना नहीं अच्छा समझा, वो युद्ध शुरू करता रहता है, वो युद्ध बंद नहीं करता है, वो युद्ध लगातार जारी रखता है। और इसके एवज में होता है क्या है कि फिर 1784 ईस्वी में मंगलौर की संधि होती है। और इस मंगलौर की संधि में भी यही था कि आप अपना शासन करो। इसमें क्या था कि जब युद्ध होता है तो दोनों के युद्धबंदियों को छोड़ दिया गया, शांति व्यवस्था कायम रखने की बात की गई। लेकिन इस मंगलौर की संधि से भी वारेन हेस्टिंग्स से खुश नहीं था कि वो नहीं चाहता था कि किसी के बीच में संधि हो। वो ये चाहता था कि पूरी तरीके से हमारा साम्राज्य ही स्थापित हो, वहां पर हम अपना शासन खुद चला सकें, ना कि संधि करें। तो टीपू सुल्तान के मध्य में 1784 ईस्वी में अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच में मंगलौर की संधि होती है। और इसी समय दोस्तों हैदर अली की मृत्यु भी हो जाती है। जिस समय अंग्ल मैसूर का द्वितीय युद्ध ये पराजित होता है, उसके कुछ समय पश्चात हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद में जो उसका पुत्र रहता है टीपू सुल्तान, वो शासक बनता है। और उसने मंगलौर की संधि की थी किसके बीच में? अंग्रेजों के साथ में 1784 ईस्वी में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो हैं वो आपके बंगाल के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के बारे में है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि द्वैध शासन किसने समाप्त किया, बनारस की संधि किसके साथ की गई, कब की गई, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, कलकत्ता में जब पहली बार सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई तो कब की गई, किस एक्ट के तहत की गई और किसके द्वारा की गई, और कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट का प्रथम न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश कौन था, एलिजा एम्पे भी पूछा जा सकता है। किस संधि के तहत अवध की बेगमों के संपत्ति की गारंटी, सुरक्षा की गारंटी वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा ली जाती है। फैजाबाद की संधि के द्वारा। नंद कुमार पर अभियोग कब चलाया गया, क्यों चलाया गया, यह भी पूछा जा सकता है। यह 1775 में जब नंद कुमार पर अभियोग चलाया गया तो किसके द्वारा चलाया गया। पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से, ये पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? 1784 ईस्वी में। ददनी प्रथा क्या है, इसका अंत किसके द्वारा किया गया? वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। भारत में या बंगाल में न्यायिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो वारेन हेस्टिंग्स को कहा जाता है। सर्वप्रथम कलकत्ता में मुद्राओं को ढालने की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा की गई। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, पुरंदर की संधि, आंग्ल मैसूर का द्वितीय युद्ध, सालबाई की संधि और मंगलौर की संधि किस गवर्नर जनरल के समय में हुई थी? तो इस तरीके से बहुत सारे प्रश्न दोस्तों यहां पर बन सकते हैं और एग्जाम में कई सारे प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने और पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखें, अपने आसपास साफ सफाई रखें। थैंक यू वेरी मच।